हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड ऑलवेज। ओके, चलिए। हमने कल बेसिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। हमने कल आपको बताया था कि अमाइंस जो है उनका बेसिसिटी जो है वो थोड़ा अलग वे में काम करता है। दो अलग अलग केस बताए थे मैंने बताया था कि अगर वेपर फेज में है कोई अमाइन तो उसका बेसिसिटी जो है वो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, राइट? और अगर कोई अमाइन आपका एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर है या फिर पोलर सॉल्वेंट में है तो उसका बेसिसिटी का मैंने आपको ऑर्डर बताया था 2130 अगर मिथाइल है तो, और अगर इथाइल है तो बड़ा नंबर 2310। ठीक है ना, वो इथाइल के लिए था। अब देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ऐसे कंपाउंड्स जिनका बेसिसिटी हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। मैंने यहां पे 6 एग्जांपल्स लिए हैं और पेयर्स ली हुई है मैंने कि उनके बीच में हमें क्या करना है, उसका बेसिसिटी जो है वो डिसाइड करना है। तो हमेशा याद रखो कि जब अमाइंस का बेसिसिटी डिसाइड करते हो तो एक चीज बहुत ही दिमाग में अच्छी तरह से बैठनी चाहिए, होनी चाहिए कि वी आर डीलिंग विद द लोन पेयर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The ease of donation of electron more will be the basicity। जितना इजीली वो लोन पेयर दे पाएगा उतना ज्यादा बेसिक होगा वो। ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रखते हुए चलते हैं हम। चलिए तो पहला जो एग्जांपल है, पहला जो पेयर है, इस पेयर में हमें चेक करना है कि बेसिसिटी कहां से कहां जाके इंक्रीज होगी। ये यहां से आके इंक्रीज होगा या ऊपर जाते इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर जैसे मैंने बताया आपको कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने वो अवेलेबल है। तो चेक करते हैं कि यहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में कितने अवेलेबल है। तो यहां पे चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, अब ये बेंजीन के साथ तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। बेंजीन के साथ ये लोन पेयर जो है वो क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। क्योंकि रेजोनेंस है, देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डॉट डॉट, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डॉट डॉट। मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फ्रीली अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो बेसिसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम यानी ये दोनों में यहां से नीचे जाओगे तो बेसिसिटी की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, फॉर द डोनेशन। सिमिलरली यहां भी यही कहानी चेक करो, ये यहां पे रेजोनेंस का पार्ट है, यहां पे रेजोनेंस में नहीं है वो। तो यहां ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर से नीचे जाते यानी ये दोनों में ऐसे नीचे जाओगे तो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां पे चेक करो, देखो यहां पे ये डोनर है, ये डोनर है, जबकि यहां तो ये F2 आगे देगा। इस फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गया। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ जो है वो क्या हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे। तो ऊपर से नीचे जाओगे, इन दोनों में चेक करोगे तो यहां पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है इतने जितने यहां पे अवेलेबल है। तो वापस यहां पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही चीज चेक कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ही चेक कर रहे हैं हम। यहां पे चेक करो, अच्छा ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है ड्यू टू दिस Cl2, ये भी विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग ड्यू टू दिस Br2। अब Cl2 और Br2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है, क्लोरीन। इसका मतलब ये वाले लोन पेयर जो इतने अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो क्लोरीन के साइड पे पुल हो गए होंगे, ब्रोमीन वाले अवेलेबल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे जाओगे ऐसे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। देखो आप, देखा आपने, एक ही चीज में यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और वो किसी भी तरह से हो, रेजोनेंस हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट में भी ज्यादा पावरफुल या कम पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट हो, उसके बेस पे हम चेक कर रहे हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है।
अब देखो एक मस्त क्वेश्चन आया अभी, मेरे पास है एसिटामाइड एंड बेंजामाइड, एसिटामाइड एंड बेंजामाइड। अब इन दोनों में स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिख रहा है, देखो आप, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग है, ये CH3 है। तो यहां पे अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। अब ये सारी चीजें आप आगे वाला जो था वो इसमें अगर अप्लाई करोगे तो ऐसे दिखेगा कि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मगर उससे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस में है क्या, इस CO के साथ रेजोनेंस में है क्या। चेक करो, A डबल बॉन्ड B C पे डॉट डॉट, यस रेजोनेंस में है। A डबल बॉन्ड B C पे डॉट डॉट, यस ये भी रेजोनेंस में है। ठीक है, मगर एक चीज ये भी है कि ये वाला जो CO है ना, ये वाला CO वो इसके साथ भी रेजोनेंस में है। देखो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, मतलब ये CO दोनों साइड पे रेजोनेंस में है, जबकि यहां पे ये CO सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रेजोनेंस में है, इस NH2 के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है। आ रही बात समझ में। तो यहां पे ये वाला रेजोनेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिवली वो क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा। जबकि यहां पे क्या है, एक बार ये CO जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और एक बार वो NH2 के साथ रेजोनेंस करेगा, दोनों साइड पे वो रेजोनेंस करता रहेगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो यहां पे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है। और ये COCH3 पूरा ये ग्रुप जो है, पूरा ये ग्रुप जो है COCH3 वो खुद भी -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कम बेसिक हो जाएगा। तो नीचे जाओगे तो बेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहां पे रीजन लिखो, ड्यू टू इफेक्टिव रेजोनेंस, इसके लिए रीजन लिखो, ड्यू टू लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो CO जो है वो दोनों साइड पे रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ऊपर वाला जो है वो क्या होता है, कम बेसिक है, नीचे वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट, इसके बाद है सिक्स्थ वन। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा है पायरिडीन या फिर पीरिडीन, ये पीरिडीन है, ये है पायरॉल, इसका नाम है पायरिडीन या पीरिडीन, और ये पायरॉल है, पायरॉल, पीरिडीन एंड पायरॉल। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, पूछा भी कई बार जा चुका है। तो पीरिडीन और पायरॉल में जो ये लोन पेयर्स है उनका अवेलेबिलिटी चेक करना है मुझे, मुझे देखना है कि क्या इसमें या इसमें कहीं पे भी ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है। चेक करते हैं, इसमें देखो A डबल बॉन्ड B C पे डॉट डॉट, A डबल बॉन्ड B C पे डॉट डॉट, मतलब रेजोनेंस का पार्ट है। यहां पे चेक करो, A डबल बॉन्ड B C पे डॉट डॉट, यस, और C पे डबल बॉन्ड भी है, मतलब ये तीनों डबल बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, और ऐसा लग रहा है कि ये लोन पेयर भी उसके साथ रेजोनेंस में होगा। मगर पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ये जो आपके तीन डबल बॉन्ड है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी रेजोनेंस का पार्ट वो तीनों ही रहेंगे, ये वाला उसका पार्ट रहेगा ही नहीं। ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही नीचे जाओगे तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है ही नहीं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस तो इन तीनों बॉन्ड्स के बीच में हो रहा है, जबकि यहां पे ये लोन पेयर जो है वो क्या है, इन रेजोनेंस। तो जैसे ही ये रेजोनेंस का पार्ट हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कम हो जाएगा तो डेफिनेटली यहां पे जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये 6 एग्जांपल्स ऐसे हैं, एक और एग्जांपल भी है, 1 सेकेंड में देखता हूं। हाँ,
चलो एक दो और एग्जांपल भी फटाफट मैं आपको दे देता हूं। पहले यहां तक का जो है क्लियर हो गया सबको। चलो ये 10 सेकंड के लिए मैं रख रहा हूं यहां पे, चेक कर लो। तब तक आपका क्या क्वेरी है वो देख लेता हूं। ऑल क्लियर? चलिए, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना बेसिसिटी वाला, अगर बेसिसिटी वाला पूछा जाएगा तो पॉसिबल है कि यहां से क्वेश्चंस आ जाएं। चलो अब है मेरे पास एक और एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं मैं। चलिए, ये मैंने और 3-4 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, जो अगेन वापस काम के एग्जांपल्स हैं। देखो यहां पे क्या होगा, ये चेक करो। यहां पे जो है ये वाला कंपाउंड आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड है, जबकि ये नॉर्मल कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये लोन पेयर जो है और ये नॉर्मल कंपाउंड में लोन पेयर कहीं रेजोनेंस का पार्ट है ही नहीं।
अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में दोनों का क्या है, sp2 सॉरी sp3 ये भी sp3 ये भी sp3, मतलब कल मैंने हाइब्रिडाइजेशन वाला बताया था वो भी नहीं है, रेजोनेंस का पार्ट भी नहीं है, तो क्या करोगे? तो अब आपको देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पे 3 इथाइल ग्रुप है, ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। जितना स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उतना ही ये लोन पेयर का डोनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, या फिर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी विद दी H+। एसिडिटी का मतलब क्या है, H+ के साथ रिएक्ट करना। इसका H+ के साथ रिएक्ट करना मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि यहां पे वो इजीली अवेलेबल है। तो जैसे ही ज्यादा बल्कि, ज्यादा क्राउडेड ऐसा नाइट्रोजन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी में डिक्रीज हो जाएगा। दिस वन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस ट्राई इथाइल अमाइन। अगेन यहां पे क्या होगा रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगेन चलो ये तो सिंपल एग्जांपल है। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अवेलेबल है, और दोनों में क्या है, वो रेजोनेंस का पार्ट है, दोनों में रेजोनेंस का पार्ट है। मगर डिफरेंस यहां पे आ रहा है, ये OCH3 जो है वो +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि नाइट्रो जो है वो -M है। -M बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो डेफिनेटली इसका बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो यहां पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम करेगा, जबकि ये डोनर है तो ये अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। भले ही दोनों में रेजोनेंस है, फिर भी ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। बेसिसिटी के लिए कल मैंने बताया था, बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू +I और +M, उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। +I+M के साथ प्रोपोर्शनल, -M के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नीचे जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। नंबर 9, ये कंपाउंड है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन बेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन बेस हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेसिक होता है ये ग्वानिडीन। ये आपका नॉर्मल कंपाउंड है, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3, राइट। ग्वानिडीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे एक के पास ही है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये ज्यादा लोन पेयर वाला है, तो यहां पे नीचे जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ये ज्यादा है। याद रख लो डायरेक्टली ये। इसका रीजन है कि इसका प्रोटोनेशन जब करोगे ना, तो प्रोटोनेशन करने पे जो प्रोटोन का प्लस चार्ज आएगा वो इन तीनों नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज होगा, प्लस चार्ज तीनों नाइट्रोजन पे जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी के फॉर्म में वो हम समझा सकते हैं। मगर ये ग्वानिडीन है, स्ट्रक्चर याद रख लो, NH2C NH2, ये यूरिया जैसा। ये देखो यूरिया में क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। ये है NH2C डबल बॉन्ड O की जगह पे NH NH2। ठीक है, ये है ग्वानिडीन। वो यूरिया होता है NH2CO NH2, यूरिया होता है NH2CO NH2। ये क्या है, NH2 NH NH2 है ये, है ना, ये ग्वानिडीन है। याद रखना ये ज्यादा, सबसे ज्यादा बेसिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड, सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक ग्वानिडीन। गुआवा है ना, एक बर्ड है, उस बर्ड का जो बीट होता है उसके अंदर ये केमिकल मिलता है, इसलिए उसके स्टूल में से मिलने वाला जो ये कंपाउंड है, इसलिए उसका नाम दिया गया है ग्वानिडीन। गुआवा से दिया गया, गुआवा मतलब जो हम खाते हैं वो वाला नहीं, जमरूख वगैरह क्या बोलते हो वो वाला नहीं, वहां से नहीं मिलता, ये बर्ड में से मिलता है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है ग्वानिडीन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एनिलीन है, और ये डाइमिथाइल ऑर्थो डाइमिथाइल एनएन डाइमिथाइल एनिलीन कंपाउंड है। ये ऑर्थो डाइमिथाइल एनएन डाइमिथाइल एनिलीन है। इस कंपाउंड में दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये भी रेजोनेंस का पार्ट है, ये भी रेजोनेंस का पार्ट हो सकता है। मगर ये दोनों CH3 ग्रुप जो है ऑर्थो पे है ना, तो मैंने बोला था ना ऑर्थो पे अगर कोई भी ग्रुप आ जाता है तो क्या होता है, वो उसको डीलोकलाइज कर देता है। मतलब
यहां पे सौर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो सौर इफेक्ट की वजह से ये नाइट्रोजन कहां आ जाएगा, अब वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं रहेगा, वो बाहर आ गया होगा, वो बाहर आ गया है प्लेन से, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, मतलब वो अवेलेबल है। तो यहां पे नीचे जाओगे तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यहां पे बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बराबर से समझ में आ गए, दिमाग में बैठ गया। चलो आपके जो भी कमेंट्स है वो बता देता हूं, मैं यहाँ पे चेक करता हूं वापस। इन 7 फर्स्ट इज मोर बेसिक, राइट, 7 वाले में फर्स्ट बेसिक है, 8 वाले में भी फर्स्ट बेसिक है, 9th वाले में सेकंड मोर बेसिक ना, 9th वाले में फर्स्ट वन इज मोर बेसिक, 10th वाले में सेकंड वन, करेक्ट। इसमें सेकंड वन इसलिए बेसिक है क्योंकि ये सौर इफेक्ट शो करता है, ड्यू टू सौर इफेक्ट। ये वाला ठीक है, चलिए डन, समझा ना। बस ये 10 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने दो दो कंपाउंड्स लिए, मतलब 20 कंपाउंड्स हैं, उनके लिए मैंने आपको कंपेरेटिवली बेसिक कैरेक्टर क्या होता है वो डिस्कस किया हमने। ये तीनों डिक्रीजिंग थे, वो एक ही इंक्रीजिंग था, याद रखना। ये डेफिनेटली अगर बेसिक है तो इसमें से कहीं ना कोई कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। गॉट इट, मिटा दें। सो दैट वाज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। और यहां पे एक चीज भी हमने आपको बता दी कि एरोमेटिक अमाइंस जो है वो लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइंस के कंपैरिजन में। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने, इथाइलमाइन एंड एनिलिन, तो उसमें एनिलिन जो है वो लेस बेसिक होता है ड्यू टू द रेजोनेंस, और नॉर्मल अल्काइल जो अमाइन है आपका वो ज्यादा बेसिक होता है। गॉट इट, चलिए अब आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। खैर एक प्रॉपर्टी तो बता दी मैंने आपको, बेसिक कैरेक्टर वाली, वो काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, लोन पेयर जो है वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कोई भी H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे तभी वो बेस है। याद है ना, मैंने एक बार बताया था आपको, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव साइन हो, वो H प्लस पे अटैक करता है तो ये होता है बेसिक, इसका ये बेसिक कैरेक्टर है। अगर ये किसी भी मेटल पे अटैक करता है तो इसको बोलते हैं लिगेंड, और किसी भी कार्बन पर अटैक करता है, कार्बोकटाइन पर अटैक करता है, तब है वो न्यूक्लियोफाइल। याद आया ना, तो अभी ये बेस है, यहां पे लिगेंड है और यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो अभी हम बात कर रहे थे बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो H प्लस पर अटैक करेगा, राइट, तो केमिकल रिएक्शन ही होगा ना H प्लस पर रिएक्ट करेगा। तो नाउ केमिकल प्रॉपर्टी में अब है, इसमें फर्स्ट नंबर दे रहा हूं मैं, अल्काइलेशन और अल्काइलेशन, मैं दोनों के लिए दिखा रहा हूं, एलिफेटिक अमाइंस के लिए भी दिखा रहा हूं और एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए भी दिखाऊंगा। मिथाइलमाइन प्लस मिथाइल क्लोराइड माइनस HCl CH3NHCH3, ये पहले देख चुके हैं हम, इससे पहले ये चीज हम बता चुके हैं आपको। एक्सेस में अगर आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो एक और अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, टर्शियरी अमाइन बना देगा। तो टर्शियरी अमाइन बन जाएगा CH3NCH3 और अगर रिएक्ट करोगे तो क्वाटरनरी बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। नंबर 2, हाँ चलो एरोमेटिक के साथ ही बता देते हैं। यहां पे है एनिलिन, इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं CH3I के साथ, डेल्टा,
माइनस HI, यहां पे मिलेगा मुझे NHCH3 यानी N मिथाइल एनिलिन, ये था एनिलिन, ये मिल गया मुझे N मिथाइल एनिलिन। ठीक है, अगेन एक बार और मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओ माइनस HI, तो क्या बनाएगा ये NN डाइमिथाइल एनिलिन। अभी हमने लिया था ना एग्जांपल 10वां, उसमें था ना यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप था और ये था, तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल एनिलिन, NN डाइमिथाइल एनिलिन। तो ये है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन कंपाउंड। ठीक है, अल्काइलेशन। नाउ सिमिलरली एसाइलेशन, इसका करते हैं एसाइलेशन नंबर 2। हमारे पास काफी अच्छी फैसिलिटी है, हम इसको मिटा के सीधा लिख सकते हैं। चलिए नंबर 2 क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करोगे, CH3CO Cl एसिडाइल क्लोराइड माइनस HCl, CH3NH COCH3, देखा CH3 यहां से एक H हट गया, यहां से एक Cl माइनस HCl हो गया। नाउ दिस CH3NH COCH3। N एसिटाइल, इसका नाम है N एसिटाइल N एसिटाइल मिथेनामाइन, N एसिटाइल मिथेनामाइन, ये N के साथ ये एसिटाइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम दिया गया N एसिटाइल मिथेनामाइन, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं एनिलिन के साथ रिएक्शन करता हूं एन हाइड्राइड का, तो CH3COOH माइनस हो जाएगा। आप एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, एनिलिन के साथ NHCOCH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन एसिटाइल एनिलिन या एन एसिटाइल एमिनोबेंजीन, एक तो ये बोल सकते हो, या फिर एसिटानिलाइड। इसको एसिटानिलाइड भी बोलते हैं, एसिड और एनिलिन अमाइड, CONH है ना, तो अमाइड, इसको बोलेंगे एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड, एसिड एनिलाइड, गॉट इट, एसिटानिलाइड। तो ये है एसाइलेशन, वो पहले था अल्काइलेशन, ये है एसाइलेशन। नेक्स्ट, अब चेक करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन नाइट्रस एसिड में हम लेंगे CH3 CH2 NH2 और इसका रिएक्शन करेंगे हम NaNO3 प्लस HCl के साथ, यानी ये क्या बनाएगा HONO, याद है ना, ये वाला रिएक्शन हमने किया था। HONO के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, आपको हमने बताया था, यहां से H2, यहां से O, यहां से ये नाइट्रोजन, यहां से ये नाइट्रोजन, मतलब N2, आपके पास एक तो N2 मिल गया और एक मिल गया H2O। अब क्या बचा, ये CH3 CH2 बच गया और ये OH बच गया, CH3 CH2OH। आपको याद हो तो हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये वाला रिएक्शन यूज किया था, राइट। ये आपका नाइट्रस एसिड है, HONO जो है वो नाइट्रस एसिड है, HNO2। नाइट्रस एसिड को लिखते हो कैसे, HNO2, ये NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl,
तो ये मिल जाएगा मुझे HNO2। इज इट ओके? ये वाला रिएक्शन पता है आपको? हमने यहां पे आपको ये बताया था कि ये रिएक्शन मिथाइल अमाइन के साथ नहीं हो सकता, मिथाइल अमाइन के साथ नहीं हो सकता, ऐसा भी मैंने बताया था। तो वो अल्कोहल नहीं बनाता, वो क्या बना देता है? ईथर, डाइमिथाइल ईथर बन जाता है अगर आपने ये मिथाइल एमाइन लिया तो। ये शुरू इथाइल एमाइन से ही होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगर मैंने ये एलिफेटिक लिया है तो मैं यहां पे एरोमेटिक अमाइन भी ले सकता हूं। तो एरोमेटिक अमाइन है मेरा एनिलिन, एनिलिन। इसका रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस 2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन, ZATION अदरवाइज SATION, डाइएजोटाइजेशन। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा डायजोनियम क्लोराइड का सोल्ट, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC। ये मिलता है मुझे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है? याद आया? ये डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस है, इसमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है। ये डायएजोटाइजेशन प्रोसेस है, BDC बन रहा है। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे खूब सारे रिएक्शंस हम BDC के साथ दे सकते हैं, BDC के साथ कई सारे रिएक्शंस हम दे सकते हैं, वो लेटर पार्ट में अभी ले रहे हैं हम, मगर पहले रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड चेक कर लो। दिक्कत कोई? डन है? डन हो गया इतना? नंबर 4 पे जाते हैं, नंबर 4। नेक्स्ट, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का साथ में ही बता रहा हूं बेटा, हाँ, दोनों साथ में ही आ रहा है। नंबर 4 इज कार्बाइलमाइन टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट। कार्बाइलमाइन एक्चुअली प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, पॉसिबल ओनली विथ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के साथ ही हो सकता है। ये एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ हम प्राइमरी अमाइन के साथ ही करेंगे। ये दोनों प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन बोले तो क्या होता है बेटा? NH2 को बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है? चलिए, इसके साथ किसका रिएक्शन करते हैं ये लिख देता हूं मैं, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, डेल्टा बनता क्या है यहां पे? CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका बहुत ही फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल वाला, गंदी स्मेल वाला कंपाउंड है ये, बहुत ही, है ना, रॉटन एग जैसा इसका स्मेल होता है। 3KCl प्लस, यहां पे 3KCl हो गया प्लस H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहां पे निकाल देंगे, ठीक है? 3 OH तो ऑलरेडी यहां पे है, 3 हाइड्रोजन भी हमारे पास है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 OH 3H2O, 3K 3Cl, 3KCl, बचा क्या? नाइट्रोजन और इसका कार्बन, तो N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड हाईली पॉइजनस कंपाउंड, फाउल स्मेल वाला, बहुत ही गंदा। मैंने शायद आपको एक बार बताया था कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या अंतर है। साइनाइड आइसोसाइनाइड में डिफरेंस ये है कि साइनाइड जो है वो कार्बन 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 का चेन होता है, जबकि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन चेन बीच में ब्रेक हो जाता है, तो आइसोसाइनाइड होता है। तो इनऑर्गेनिक साइनाइड, एनऑर्गेनिक साइनाइड,
इनऑर्गेनिक साइनाइड जो है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, ये बहुत ही पॉइजनस है। ये पॉइजनस है, जबकि यहां पे ये जो है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, ये पॉइजनस है, ये भी पॉइजनस है, जबकि इनऑर्गेनिक आइसोसाइनाइड पॉइजनस नहीं होता और ऑर्गेनिक साइनाइड पॉइजनस नहीं होता। डू रिमेंबर दिस, ये दिमाग में रखना बराबर से। इनऑर्गेनिक आइसोसाइनाइड जो है वो पॉइजनस नहीं होता और ऑर्गेनिक साइनाइड जो है वो पॉइजनस नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर है ना साइनाइड, साइनो कोबाल एमाइन, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वो क्या है, साइनाइड वाला कंपाउंड तो है, हमारे लिए वो पॉइजनस नहीं होता, है ना। जबकि इनऑर्गेनिक साइनाइड जो है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूं, डोंट ट्राई एट योर होम। आप थम्स अप या कोका कोला या फिर ऐसा कोई भी आपके पास अगर कोई बेवरेज है, उसमें अगर आप मिंटोज डालते हो, मिंटोज आती है ना, या फिर आप वो पोलो, मिंट विद द हॉल, वो पोलो डालते हो, तो क्या होता है, एकदम से एफर्वेशंस आते हैं, बहुत ही भयंकर वाले एफर्वेशंस आते हैं। वो क्यों ऐसा होता है कि उसके अंदर जो मिंट है, वो मिंट उस कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बाहर एकदम से एफर्वेशन लाता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एकदम से उसमें से एफर्वेशन आते हैं, जैसे वो शैंपेन का वो उड़ाते हैं ना, शैंपेन ऐसे थोड़ा शेक करके आप उड़ाते हो ना, उस तरह उसमें से भी ऐसा एफर्वेशन होता है। और अगर किसी ने मिंटोज खाने के बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, तो वो मर जाएगा। दो कारण की वजह से मर जाएगा। नंबर वन, फर्स्ट रीजन तो ये है कि मिंटोज खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर पूरा यहाँ पे वो मिंट जो है वो लगा होगा, और जैसे ही आप मिंट वाला है उसके ऊपर पियोगे कोई भी ऐसा एरेटेड ड्रिंक, तो क्या करता है, वो अंदर एफर्वेशंस लाता है, प्रेशर करता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर करता है, और लंग्स, ये हमारा जो स्टमक है, स्टमक में एकदम से प्रेशर आता है, और सांस जो है वो नहीं ले पाता बंदा। तो कभी भी ऐसा एरेटेड ड्रिंक जो है वो आपको किसी भी ऐसी मिंट वाली चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। मिंट वाली चीजों में क्या है, मिंटोज आ गया, ये आपका ये मैंने पोलो बोला वो हो गया, वो अलग अलग गोली आती है ना विक्स वगैरह की, है ना, या फिर ऐसा कोई भी अगर मिंट वाली कोई चीज है तो क्या करेगा वो, ऐसे एफर्वेशंस लाएगा, तो नेवर डू दिस, राइट। और दूसरी बात, आप कई बार ऐसा करते हो ना कि वो खारी सिंग वगैरह है, मतलब पीनट्स हैं, तो पीनट्स के साथ भी आप क्या करते हो, कोई एक ऐसा ड्रिंक पीते हो साथ साथ में, तो एरेटेड ड्रिंक पीनट्स के साथ नहीं पीना चाहिए। उससे भी क्या होता है, पीनट के जो आप क्रश कर रहे हो, खा रहे हो ना, और उसमें जो पार्टिकल बनते हैं, पार्टिकल आप गले में अंदर जब आप उसको निगलने की कोशिश करोगे, और वो एरेटेड ड्रिंक का जो है वो एफर्वेशंस बाहर अगर आएगा, मान लो किसी को ऐसे डकार आ रहा है, तो उसके साथ भी वो बाहर आएगा, तो वो क्या होता है, हमारे उसमें फंस जाता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। एक तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गई जिसकी वजह से ये डेथ हो जाती है, और दूसरी प्रोसेस है मिंटोस के साथ, जब हम ये एसिड डालते हैं उसके अंदर, तो उसमें साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, उसमें साइनाइड बनता है डिकम्पोजिशन होके, और साइनाइड हमारे लिए पॉइजनस है, इसलिए वो इट कोजेस टू डेथ, राइट। सो किसी भी मिंट वाली चीज के साथ कभी भी कोई ठंडा नहीं पीना चाहिए। और बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लिया है और बन रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ब्लड में अगर वो साइनाइड चला गया तो दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो वापस आ जाओ यहाँ पे, इनऑर्गेनिक साइनाइड जो है वो हैजार्डस है, पॉइजनस है, और ऑर्गेनिक आइसोसाइनाइड जो है वो पॉइजनस है। बात हमारी आई थी यहां से, ये हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आइसोसाइनाइड मिल रहा है, फाउल स्मेल वाला है, गंदी स्मेल वाला है, और पॉइजनस है। ठीक है, इसको चेक करो। अगर एनिलिन है और इसका मैं क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता हूं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करने पे क्या मिलता है हमें, यहां पे मिलता है हमें आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोनाइट्राइल, 3KCl3H2O। ये भी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, ये दोनों फाउल स्मेलिंग होते हैं, ये भी और ये भी। तो इसलिए आपको पता चल जाता है लेबोरेटरी में
फाउल स्मेल आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जिस कंपाउंड के साथ इन दोनों का रिएक्शन करा है वो प्राइमरी अमाइन है. टू डिटेक्ट whether the amine is primary or secondary or any other, you can use this कार्बाइल एमाइन टेस्ट. ये भी एक टेस्ट आगे देखा आपने. मैं बता रहा था ना कि टेस्ट वाला एक लिस्ट लिखाऊंगा मैं, वो एक लिस्ट में लिखवा दूंगा आपको, जिससे इसमें ये सारी टेस्ट आ जाए. गॉट इट? सो दैट इज अबाउट द कार्बाइल एमाइन टेस्ट. नेक्स्ट, number 5, nitration of aniline. सॉरी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. अब हम जो है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, वो सारे एरोमेटिक अमाइंस के साथ वाले रिएक्शंस आपको बताएंगे. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले नाइट्रेशन आपको बता रहे हैं. नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. तो बट नेचुरल है कि यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो प्रोडक्ट क्या होगी? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पेरा नाइट्रो एनिलीन. क्योंकि NH2 जो है वो कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो डोनेटिंग होने की वजह से क्या करेगा वो? ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा. तो हमें मिलना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन. मगर हमें यहाँ पे साथ साथ में एक और चीज भी मिलती है जो कि है मेटा नाइट्रो एनिलीन, जो कि है मेटा नाइट्रो एनिलीन. ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों नाइट्रो एनिलीन हमें मिल रहा है. अब परसेंटेज चेक करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से कितना है. ये मिलता है मुझे पेरा वाला 51%, ये मेजर प्रोडक्ट होता है. ये मिलता है आपको 49%, या मैं इसको ऐसा कर दूं, ये है आपका 47%, और ये होता है 2%. ये हो गया आपका 49 प्लस ये 51, यानी 100% हो गया. मेटा वाला प्रोडक्ट आपको 47% मिल रहा है, ऑलमोस्ट पेरा जितना. जबकि ऑर्थो तो एकदम कम, बहुत ही कम हो जाता है. रीजन बिहाइंड, रीजन क्या है इसका? रीजन चेक करते हैं. देखो, ये एनिलीन जो है ये खुद बेस है ना, और यहां पे क्या ले रहे हैं हम? एसिड ले रहे हैं. तो एसिड इसका नाइट्रेशन करने से पहले इसके साथ केमिकल रिएक्शन कर देगा. मतलब इस NH2 के साथ ये जो एसिड का H प्लस है वो रिएक्ट कर देगा और बना के देगा आपको NH3 प्लस. NH3 प्लस. अब NH3 प्लस जो है वो तो अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया. ये तो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I है या फिर -M है ये. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमेशा कौन से पोजीशन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है? मेटा. तो नाइट्रो जो है वो नाइट्रो ग्रुप, इसमें से निकलने वाला नाइट्रो ग्रुप इस मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, और काफी अच्छे से अटैक करेगा. 47% अटैक करेगा. हाँ, बाकी ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है वो तो यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से स्टेबल है, तो वो तो है ही. तो वो ऑर्थो, सॉरी, पेरा वाला आपका स्टेबल है, तो पेरा 51% मिलेगा. जबकि ऑर्थो बनने का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ 2% बनेगा ऑर्थो. तो ये एक ऐसा नया रिएक्शन, यूनिक रिएक्शन, जिसमें NH2 ऑर्थो पर डायरेक्टिंग होते हुए भी प्लस यहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, फिर भी ऑर्थो वाला आपको कम मिलेगा, क्योंकि यहां पे इस तरह का ये एनिलीनियम आयन बन जाता है. ये एनिलीनियम कार्बोकटायन है.
एनिलीनियम आयन है, एनिलीनियम। जब भी लास्ट में नियम आता है ना, कार्बनियम, एनिलियम, लास्ट में अगर नियम 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 आ रहा है तो उसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नियम अगर आ रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऑक्सोनियम, कार्बोनियम, नाइट्रोनियम, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अगर लास्ट में ऐसा वर्ड आता है कार्ब एनायन, यानी कार्बेनायन, ये नियम म की जगह पे अगर नियन न आ गया, कार्बेनियन न, ऑक्सीनियन न, नाइट्रोनियन न, सल्फोनियन न, अगर नियन न आ गया, लास्ट में एन आ गया तो नेगेटिव। एन का मतलब नेगेटिव, ऐसे याद रखो, राइट। कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन न आयन मतलब वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है कार्बन पे, राइट। अगर नियम म आ गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हम बोलते हैं ना हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। नियम मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये आपका है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन जो है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, दैट्स व्हाई मेटा वाला प्रोडक्ट भी यहां पे खूब अच्छी तरह से बनता है। तो ये है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बराबर चेक करो इसको, 30 सेकेंड दे रहा हूं आपको। अच्छा, ऑक्सो वाला नॉमेनक्लेचर पूछ रहे हो, ऐसा होता है ना। मान लो मैंने ईथर था CH3CO CH3, उसको प्रोटोनेट किया तो इसके लोन पेयर्स यहां पे आएंगे, तो ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब चेक करते हैं नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। नंबर 6 इज सल्फोनेशन। अब ये जो बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। नाइट्रेशन सल्फोनेशन 5 है ना, 5 हमने आपको बताया था EAS होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 5 होते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, है ना। ऑलरेडी एसाइलेशन बता चुके हैं हम, अल्काइलेशन भी बता चुके हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक के साथ वाला। मगर वो बेंजीन रिंग के साथ नहीं था, वो कहां था, टोलुइन यानी NH2 का जो ऊपर वाला रिंग है, रिंग के साथ नहीं था, ऊपर था, मतलब नाइट्रोजन के साथ था। वो रिंग के साथ करना मुश्किल है, वो नहीं होता, राइट, क्योंकि AlCl3 जो है वो इसमें काम नहीं करता। अगेन अभी आ रहा है तो बताऊंगा मैं। नंबर 6, चलिए नंबर 6 है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में है एनिलिन, NH2 और इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और SO3, इसका रिएक्शन करते हैं हम। तो सल्फोनेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है, और आपका NH2 जो है वो बेस है। तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा, NH3HSO4 माइनस ये प्लस। ये एनिलिन, ये एनिलीनियम आयन बन गया, सल्फेट है, ये हाइड्रोजन है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है ये, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करोगे इसमें, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, जिससे क्या बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा NH2 और नीचे बचेगा SO3H माइनस H2O।
देखो यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2 हो गया, तो क्या बच गया ऊपर NH2, और ये वाला नीचे आ गया, तो यहां से एक H जाएगा ना, H यहां से गया ना, तो H2 हो गया और नीचे बन गया SO3H, राइट। पेरा सल्फानिलिक एसिड है ये, सल्फा एनिलिक एसिड है ये, सल्फोनिक एसिड और एनिलीन का कॉम्बिनेशन है सल्फानिलिक एसिड, ये पेरा सल्फानिलिक एसिड है। मगर ये पेरा सल्फानिलिक एसिड जो है वो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम में होता है उसके खुद के ज्विटर आयन के साथ। ज्विटर आयन बोले तो ऐसा आयन जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हो। ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर ड्यू टू दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से बनता है Na3 प्लस और SO3 माइनस। ये है ज्विटर आयन, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है जिस आयन पे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन हो। ये ज्विटर आयन ज्यादातर आपको कैसे मिलता है, एमिनो एसिड्स में। मान लो हम ले रहे हैं यहाँ पे अलेनाइन, मैंने एलेनाइन ले लिया, तो एलेनाइन में क्या होता है, ये NH2 इस H को उठा के बना देगा NH3 प्लस और ये CO माइनस, ये है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन होता है, ठीक है। हाँ, ये ज्विटर आयन एक pH का रेंज होता है 5.8 टू 6.3, 5.8 टू 6.3 के pH रेंज में ज्विटर आयन आपको एमिनो एसिड्स के मिल सकते हैं, सारे एमिनो एसिड्स के ज्विटर आयंस मिलेंगे इस pH रेंज पे। इज इट ओके? तो यह है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। नाउ हेलोजिनेशन। चलिए उससे पहले किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, देख लेता हूं मैं। हाँ जानवी, क्या है बेटा, क्या पूछा आपने? बट इफ द अल्डिहाइड इज considered in the longest carbon chain, the prefix oxo is used, and if consider substituent prefix formyl used. ठीक है, हाँ मतलब वो तो अल्डिहाइड कीटोन, ना 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 ना, वो ऑक्सो वाला ऑक्सो नहीं बोल रहे हैं हम, ऑक्सीजन वाला ऑक्सो बोल रहे हैं, उस पे कार्बोकटायन कार्बन आयन है तभी। अल्डिहाइड का ऑक्सीजन जो है या कीटोन का ऑक्सीजन है उसके ऊपर कभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो भी हम किसको क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम। हम तो ऑक्सोनियम बोल रहे हैं ना, हम ऑक्सो नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो वो कंफ्यूजन दूर कर देना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सोनियम, और अगर सी डबल बॉन्ड हो तो उसको सिर्फ बोलोगे ऑक्सो, राइट। तो ऑक्सो ही है वो। और अगर आपको IUPAC में ये यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड है देखो, CH3O CH2O CH3, ऐसा कंपाउंड है, तो इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका जो है वो अभी इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी कार्बन के काउंट यानी कार्बन के चेन में ही काउंट कर लिया जाता है। इसको बोला जाता है 2,4 डाइऑक्सा पेंटेन। ये ईथर का नोमेनक्लेचर है, ईथर का नोमेनक्लेचर जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीजन आते हैं, तो इसको बोला जाता है 2,4 डाइऑक्सा पेंटेन। इस तरह का नोमेनक्लेचर भी है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की क्वेरीज थी, डिस्कशन चल रहा था, उसके बेस पे मैंने ये बताया। तब यहां पे लिखोगे ऑक्सा, अगर नाइट्रोजन होगा तो लिखोगे एजा, अगर सल्फर होगा तो लिखोगे थाया, राइट। मान लो अगर ऐसा कंपाउंड देखो, CH3NH CH2CH2NH CH3, तो ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2,5 डाइएजा, 2,5 डाइएजा हेक्सेन। ये लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है, लेटेस्ट। आपकी NCERT जो है वो 2006 तक का ही नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो 2006 में बनाई गई थी, अब तक चेंज नहीं हुई है इतने 13-14 सालों के अंदर, राइट। मगर ये उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है करीब 2012 के आसपास, तब से ये वाला नोमेनक्लेचर भी यूज होता है, मगर वो NCERT में नहीं है, हमें कभी पूछा नहीं जाएगा, मगर सिर्फ मैंने
FYI के तरह से आपको दिया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, ठीक है। आगे बढ़े। सो दैट वाज सल्फोनेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन, खासकर मेनली ब्रोमिनेशन की ही बात होगी यहां पे। नंबर 7, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो सिंपल है। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन जो है वो डायरेक्टली Br2 वाटर के साथ ही किया जाता है, Br2H2O, और इससे हमें मिलता है व्हाइट कलर का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन जैसा कंपाउंड। ये मिलता है मुझे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, व्हाइट पीपीटीज। इसके व्हाइट पीपीटीज मिलते हैं। सो दैट वाज ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट, नंबर 8, Fiddlecraft alkylation and Fiddlecraft acylation। Fiddlecraft alkylation and Fiddlecraft acylation। अब देखो, अल्काइलेशन एसाइलेशन में क्या करते हैं हम, CH3Cl लेते हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ, है ना, और इससे क्या बनता है, CH3 प्लस बनता है, प्लस AlCl4 माइनस बन जाता है। ये उसका प्रोसेस इक्वेशन है, प्रोसेस इक्वेशन है कि ये हमें मिल गया यहां पे एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और अल्काइलेशन होगा। मगर देखना यहां पे हुआ क्या, ओरिजिनली क्या हो रहा है, क्यों ये एल्यूमिनियम जो है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ये वाला क्लोरीन यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी एल्यूमिनियम के पास इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसलिए क्या करता है वो, इस नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन को अपने साथ जोड़ देता है। तो अब क्या हो गया, अब उसको जोड़ने की वजह से अब एल्यूमिनियम के आसपास कितने क्लोरीन हो गए, 4 क्लोरीन हो गए, और इस वजह से उसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब कि वो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट खुद का हो रहा है, इसलिए वो ये मिथाइल कार्बोकैटायन यहां पे बन रहा है, ये मिथिलीनियम आयन बन रहा है, ये मिथाइल है, मिथिलीनियम आयन बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये एल्यूमिनियम क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इसको बोलते हैं लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ ये वाला रिएक्शन करता हूं, यानी इसके साथ मैं CH3Cl और AlCl3 इसमें ऐड करता हूं, तो क्या हो जाएगा पता है, तो ये एनिलीन का जो लोन पेयर है ना, वही इस एल्यूमिनियम को मिल जाएगा, वही ये एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर दे देगा, और ऐसा बन जाएगा, एनिलीन का ये NH2 अपना लोन पेयर दे दिया उसने एल्यूमिनियम को, तो ये बन जाएगा यहां पे प्लस और ये बन जाएगा माइनस, और ये बन गया एक सोल्ट, ऐसा सोल्ट बना देता है। ये सोल्ट बन गया, बाद में तो कहानी खत्म। एल्यूमिनियम अवेलेबल ही नहीं है इस प्रोसेस के लिए, ये ऊपर वाली प्रोसेस के लिए, इस वाली प्रोसेस के लिए एल्यूमिनियम अवेलेबल ही नहीं होगा। एल्यूमिनियम अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो इसके साथ
सोल्ट बना दिया तो ये वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। तो कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, एक बीकर में इसको मिक्स कर लो, एक बीकर में इन दोनों को मिक्स कर लो, दूसरे बीकर में आप एनिलीन रखो, इसको बराबर से हिला के मिक्स करके ये जब बन जाए तब उसमें डाल दो, तब एनिलीन वाले में डाल दो। मगर तब भी क्या होगा पता है, ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लोरीन के कंपैरिजन में ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर सकता है, इजीली आ सकता है। यहां तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। जबकि यहां तो कुछ नहीं है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाएगा उसको। मतलब कि एनिलीन का अल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखो, ये टाइटल दे दो, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनिलीन ऐसा कर दो, ऑफ एनिलीन, और नीचे लिखो, और नीचे लिखो इसमें द अल्काइलेशन, द अल्काइलेशन और एसाइलेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन is not possible with aniline. Fidelkraft alkylation or acylation is not possible with aniline because the catalyst AlCl3, the catalyst AlCl3 make salt with AlCl3, AlCl3 make a salt with aniline, या फिर aniline make salt with AlCl3. And nitrogen gets positive charge, nitrogen gets positive charge which prevent the further reaction, which prevents the further chemical reaction. And AlCl3 is also not available, and AlCl3 is also not available, Lewis base, sorry, Lewis acid. क्लियर है इतना? ओके, चलिए इसको हटा देते हैं हम। नेक्स्ट, reactions with BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ वाले रिएक्शंस। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये BDC सॉल्ट है। इस सॉल्ट के साथ वाले रिएक्शंस हम आपको बताने जा रहे हैं, BDC सॉल्ट के साथ। ठीक है, चलिए यहां पे पूरा एक लिस्ट बना रहा हूं मैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन, अगर मैं इसका H2O के साथ रिएक्शन करता हूं, इसको हीट करता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। H2O के साथ रिएक्शन है तो बनाएगा फिनॉल। अगर इसका रिएक्शन है इथेनॉल और
H3PO3 जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। और यहां पे -HCl और N2 है ही है, हाँ, -HCl -N2। यहां भी -HCl -N2। ठीक है, नेक्स्ट। अगर इसका रिएक्शन करते हैं हम KI के साथ, या फिर पहले मैं बताता हूं आपको SnCl2 के साथ, SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा रिड्यूस। इसमें सिर्फ माइनस होगा HCl। HCl यूज कर HCl माइनस हो रहा है, मतलब HCl आपका कैटलिस्ट है, और ये बना देगा NH2NH2 फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन मुझे मिल जाएगा। ये क्लियर है, राइट? चलिए यहां पे एक और रिएक्शन देखते हैं, जो कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन है तीन रिएक्शन का। तीन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूं यहां पे हम रिएजेंट ले रहे हैं Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HCl प्लस HBr एंड Cu2CN2 प्लस KCN। इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन। यहां पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और यहां पे बनेगा साइनोबेंजीन। ठीक है, इज इट ओके? इस प्रोसेस का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। ये प्रोसेस है सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यहां पे माइनस होगा नाइट्रोजन एंड HCl, ये C, ये H, ये Cl मतलब HCl, और यहां पे जुड़ गया Cl, वो Cl ये है। यहां पे जुड़ जाएगा ये Br, तो यहां भी माइनस क्या होगा N2NHCl। ये साइनाइड यहां पे जुड़ जाएगा तो यहां पे क्या होगा -N2 माइनस KCl। ठीक है, ये है सेंडमेयर रिएक्शन। ऐसा ही एक और रिएक्शन है सेंडमेयर की तरह ही, जिसमें हमें दो चीजें मिलेंगी। अगर मैं Cu प्लस HCl ले रहा हूं या Cu प्लस HBr लूंगा तो मुझे मिलेगा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन रिएक्शन है, सिर्फ कॉपर प्लस HCl, ये Cu2Cl2 HCl, Cu2Cl2 HCN, Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर और गेटरमैन जो है वो सेम है, सिर्फ आपके रिएक्टेंट से अलग है। दूसरा, सैंडमेयर में जो है साइनाइड बनता है साइनोबेंजीन, जबकि इसमें साइनोबेंजीन नहीं बनता। साइनोबेंजीन बनाने का तरीका नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये थोड़े रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, और भी हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम, मगर पहले ये पूरा फटाफट से लिख लो जल्दी। 30 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। ओके ठीक है, आपस में बात करना बंद करो बेटा, जल्दी काम करो, खत्म करो ये कहानी, आगे बढ़ते हैं बाद में यहां से।
देखो यहां पे आयोडोबेंजीन नहीं बनता और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता। सेंडमेयर और गेटरमैन में आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको मैं अलग से दिखा रहा हूं। की आई डेल्टा डायरेक्टली आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो तो हमें मिल जाएगा यहां पे आयोडीन, यानी आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर आप HbF4 के साथ रिएक्शन करते हो, HbF4 एक्चुअली क्या है? HF और BF3 का कॉम्बिनेशन है। ये HbF4HF और BF3 का कॉम्बिनेशन है, तो इससे ये बन जाएगा कुछ ऐसा, N2 नाइट्रोजन, और ये Cl तो है ही है, BDC। अब यहां से ये Cl जाएगा और यहां पे आ जाएगा F यानी BF3। देखो ये H और वहां से Cl, तो हो गया माइनस HCl। वापस से लिखते हैं यहां पे, ये HF और BF3 का कॉम्बिनेशन है, क्या है? HbF4। यहां पे हो गया माइनस HCl। ये आपका H, यहां से H, वो Cl, HCl हो गया। आपको मिल गया ये वाला कंपाउंड। अगर ये वाले कंपाउंड को आप हीट करोगे तो यहां पे मुझे मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसको हीट करने पे मिलता है मुझे फ्लोरोबेंजीन, सिंपली हीट करने से फ्लोरोबेंजीन। प्लस N2 तो है ही है, प्लस ये यहां से आ जाएगा BF3, क्योंकि BF4 में से एक F तो यहां पे आ गया, तो BF3 बच गया और नाइट्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। अगर मैं इसी कंपाउंड को HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊं, इसका ही मैं रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करूं तो क्या होगा? तो मुझे यहां पे मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यहां पे मिलता है मुझे नाइट्रोबेंजीन। अगेन देखो, हमने HbF4 के साथ रिएक्शन करा तो ये इंटरमीडिएट मिल गया मुझे। अब इस इंटरमीडिएट को सिर्फ हीट करोगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। मतलब यहां से दो रास्ते हैं, एक यहां पे जाएगा और एक यहां पे आएगा। इज इट ओके? तो ये भी काम के रिएक्शंस थे BDC के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट अब है इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं इस तरह के कंपाउंड का, फिनॉल है, और ये फिनॉल हमने लिया है बेसिक मीडिया में इन NaOH। ठीक है। ये है एजो डाई फॉर्मेशन, ये डाई बनाएगा यहां से, डाइंग वाला डाई है ना। तो ये BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसका जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो फिनॉल का जो ये हाइड्रोजन है, यानी पेरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन, वो निकलेगा यहां से Cl, HCl हट जाएगा और बाकी बचेगा कुछ ऐसा, N डबल बॉन्ड N। ये Cl हटा दिया इसके साथ और यहां पे बन गया इस तरह का कंपाउंड OH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, अदरवाइज एजोबेंजीन। ठीक है। और ये होती है ऑरेंज कलर की डाई, ये ऑरेंज डाई है, डायजोबेंजीन। और अगर इसी का रिएक्शन में करता हूं
NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बना के देगा आपको इस तरह का कंपाउंड। यहां पे NCH3CH3, ये है पैरा डाइमिथाइल एमाइन एजोबेंजीन, पैरा डाइमिथाइल अदरवाइज NN डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन, ये बनता है येलो डाई। राइट, एजोबेंजीन फॉर्मेशन है, इसको एजोडाई रिएक्शन भी बोला जाता है। एजोडाई रिएक्शन है ये, जिसमें एक मिलता है हमें ऑरेंज एजोडाई और दूसरा मिलता है येलो कलर का एजोडाई। ठीक है, क्लियर इतना? सो दिस आर द रिएक्शंस विथ BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ वाले रिएक्शन हो गए। हो गया, मिटा दे इसको। यस, इसको एजो कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। एजो कपलिंग रिएक्शन, इसको इसके साथ हमने कपलिंग कर दिया ना, जोड़ दिया, सो इट इज एजो कपलिंग रिएक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट, अब एक और टेस्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेशन टेक्निक है। इसको बोला जाता है हिंसबर्ग्स सेपरेशन टेक्निक। हिंसबर्ग्स टेस्ट अदरवाइज टेक्निक, हिंसबर्ग टेस्ट अदरवाइज हिंसबर्ग टेक्निक। हिंसबर्ग्स रिएजेंट एक है जिससे हम ये रिएक्शन करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यह है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। चलो कैसे यूज करते हैं देखते हैं जल्दी से। ये प्राइमरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, और ये हमारा टर्शरी अमाइन है। ठीक है, अब होता क्या है, एक हमने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हम यहां पे तीनों का मिक्सचर ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास है एक प्राइमरी अमाइन, एक है सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा है इसमें टर्शरी अमाइन। तीनों टाइप के अमाइंस हैं इसमें। तीन टाइप के अमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब इन तीनों अमाइंस को हमें अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करोगे, इन तीनों अमाइंस में मुझे क्या करना है, ये हिंसबर्ग्स रिएजेंट डाल देना है। हिंसबर्ग्स रिएजेंट इसमें डाल देता हूं मैं। जैसा ही आप इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे, SO2Cl प्लस ये PHSO2Cl प्लस ये PHSO2Cl, होगा क्या यहां पे, देखो इसके पास एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, वो और ये क्लोरीन, माइनस क्या करेंगे HCl, क्या बन जाएगा RNH SO2Cl, ये SO2Cl यानी SO2 और ये फिनाइल रिंग, ये Cl और ये H यानी HCl तो माइनस हो गया, क्या बचा RNH SO2 एंड PH। यहां पे क्या बन जाएगा RNH था, ये H हटा दिया, यहां पे आ जाएगा SO2PH, और इसके साथ तो नो रिएक्शन।
ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती है, लिक्विड या सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल होने की वजह से, अच्छा ये जो है टर्शियरी अमाइन वो इसी बीकर में रह जाएगा, बाकी के दोनों जो हमारे सॉल्युबल थे, अब इस बीकर में से क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, फिल्टर कर लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, टर्शियरी अमाइन ऊपर रह जाएगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो, सॉरी ये इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल है। तो अगर आप यहां पे फनेल लेके इसको जब आप फिल्टर करोगे, यहां पे अंदर फिल्टर पेपर रख दिया होगा, तो जब इसको फिल्टर किया जाएगा तो क्या होगा, उस फिल्टर पेपर के ऊपर ये आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, वो इस फिल्टर पेपर में ऊपर ही रह जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का जो ये इनसॉल्युबल पार्ट है वो क्या रहेगा, इस फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाएगा, और यहां से नीचे क्या आ जाएगा, इस बीकर में टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन नीचे आ गया क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये तीनों लिक्विड है, ये तीनों लिक्विड थे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये इनसॉल्युबल चीजें बन गई जो यहां पे ऊपर जमा हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें ऐड करते हैं KOH। जैसे इसमें KOH ऐड करोगे तो KOH का OH और ये H, H2 माइनस हो जाएगा, और क्या बनाएगा, RnSO2PH, ये प्लस, सॉरी ये माइनस नाइट्रोजन, और उसके साथ K प्लस, Rn माइनस K प्लस SO2PH, ये बन जाएगा अब सॉल्युबल। इसमें इस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH में सॉल्युबल है वो। तो हमने क्या किया, वापस देखो, अब फनेल को यहां से निकाल के दूसरे बीकर के ऊपर रख दिया हमने, इस फनेल को दूसरे बीकर के ऊपर रख दिया हमने, जिसमें अभी क्या है, अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन था। अब हमने क्या किया, एक्वियस KOH का सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही डालते जाओगे तो जो प्राइमरी अमाइन होगा वो प्राइमरी अमाइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सॉलिड फॉर्म में सेकेंडरी अमाइन। क्योंकि इसके साथ अगर आप एक्वियस KOH का रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं जो इस OH के साथ रिएक्ट करे, H अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ऊपर क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन बच गया, नीचे क्या आ गया, प्राइमरी अमाइन आ गया, यहाँ पे पहले ही क्या आ चुका था, टर्शियरी अमाइन आ चुका था। आई बात समझ में। तो इस तरह से मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमाइंस को अलग कर सकता हूं। अब ये आपका प्राइमरी अमाइन इस फॉर्म में है, ये वाला इस फॉर्मेट में है सेकेंडरी अमाइन, और टर्शियरी तो जैसे था वैसा ही है। अब इसमें HCl डाल दो, HCl डालोगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि HCl माइनस हुआ था, यहाँ भी HCl माइनस हुआ था, तो यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। HCl डालोगे तो वापस वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में आ जाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, right? So Hinsberg test is to determine the primary, secondary, tertiary amine, and it is also useful to separate them from the mixture. ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना बराबर से सबको, Hinsberg's reaction. So almost जो NCERT का है वो हमने पूरा कवर कर लिया है. So that's all about this amine chapter. amine chapter यहाँ पे खत्म हो रहा है NCERT के competitive point of view से. Got it? चलो, thank you, bye bye, sayonara, take care.